मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मविवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से हम लोग यहाँ तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 21 सूत्रों तक चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे को इस मूल ग्रंथ के पेज नंबर 321 321 से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है। कल तक हमने जो अवधि ज्ञान की चर्चा पढ़ी है उसमें कहा देवों और नारकियों को भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान हो जाता है। देव और नारकी इन दोनों को ही भव प्रत्यय शब्द का अर्थ किया गया निमित्त और भव का अर्थ किया गया आयु और नामकर्म के योग से प्राप्त अवस्था। उस भव के निमित्त से जो अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान है जो समस्त देवों में और समस्त नारकियों में पाया जाता है। सम्यक दृष्टि देवों के और सम्यक दृष्टि नारकियों के अवधि ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं और मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों के लिए विभंग अवधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनकी मर्यादा के संदर्भ में भी टीका में आचार्य अकलंक देव ने बहुत विस्तार से बात कह दी थी कि ये कहाँ कहाँ तक की बात को ये जान सकते हैं, इनका क्षेत्र कितना है, एरिया कितना है, उसको इन्होंने विस्तार से बतलाया। नारकियों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र 4 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 3.5 कोस, 3 कोस, 2.5, 2, 1.5 और 1 कोस। कोस तो जानते हैं ना आप कितना बड़ा होता है, लगभग 2 मील का 1 कोस होता है। अब मील तो आपके यहाँ चलता ही है तो कोई बात ही नहीं है, 2 मील का 1 कोस है। तो अब जैसे सप्तम नरक की बात करें तो सप्तम नरक के नारकियों का अवधि ज्ञान सिर्फ 1 कोस की बात को जानने का है, इसमें 2 मील की बात को जानता है। और पहली पृथ्वी के नारकियों का अवधि ज्ञान क्षेत्र 4 कोस की बातों को जानने का है, इसका मतलब 8 मील की बातों को जानता है। इस तरह से नारकियों को तो बहुत सीमित दायरा था, लेकिन देवों में सब अलग अलग विभाजन है। भवनवासियों का अलग, व्यंतरों का अलग, ज्योतिषियों का अलग, वैमानिकों का अलग, फिर उनमें सबका जघन्य उत्कृष्ट। लेकिन इतना निष्कर्ष स्वरूप बात अपने ख्याल में आती है कि सिर्फ और सिर्फ असुर कुमार जाति के देव ऐसे हैं। कौन से? भवनवासी को छोड़ देवें अपन, भवनवासियों में असुर कुमार जाति के जो देव हैं उन देवों का उत्कृष्ट ऊपर यदि जानने का हम ज्ञान देखें तो वो सुमेरु पर्वत के शिखर तक है। भवनवासियों का कितना है अवधि का क्षेत्र? जगन ने तो कह दिया भवनवासियों के अंदर 25 योजन और उत्कृष्ट कह दिया नीचे की और असंख्यात कोड़ा कोड़ी, ऊपर कह दिया ऋतु विमान के ऊपरी भाग तक, ये तो असुर कुमार का, और बाकी 9 का सुमेरु पर्वत के शिखर तक। मतलब भवनवासी ऐसे हैं जो कुछ अपने लेवल से ऊपर तक की बात को जान सकते हैं। बाकी व्यंतरों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है अधिक ऊंचाई तक जानने की। इसी तरह से ज्योतिष देव भी जो हैं वे भी अपने विमान के ऊपरी भाग तक जान पाते हैं। वैमानिक देव भी अपने विमान के ऊपरी हिस्से तक, वहीं तक की बातों को जान सकते हैं। अधो अर्थात नीचे तक की बातों को जानने में थोड़ा सा उनका विस्तार है। ऊपर की बातों के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है कि अपने लेवल से ऊपर की बात को वे नहीं जान सकते हैं। ठीक है ना?
चलिए, तो ये भाव प्रत्यय का जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र 25 योजन का कहा गया है। इतना तो अपने ख्याल में आती है बात। अब जिन जीवों को भाव प्रत्यय नहीं है, ऐसे भी तो लोग होंगे। भाव प्रत्यय के अलावा दूसरा कहा था गुण प्रत्यय। पहले अपन ने दो भेद देखे थे ना अवधि ज्ञान के, एक भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान और दूसरा गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। तो भाव प्रत्यय की चर्चा तो ये हो गई। अब गुण प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो क्षयोपशम के निमित्त से हो, उसका नाम है गुण प्रत्यय। इसके लिए 22 सूत्र का सूत्र दिया है यहाँ। मूल सूत्र पढ़ता हूं मैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प है शेषाणाम। क्या कहा? क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोपशम के निमित्त से जो 6 विकल्प स्वरूप होता है वो है शेष। शेष मतलब दूसरा, जिसकी चर्चा अभी हमने नहीं की है। भाव प्रत्यय की चर्चा कर ली, अब शेष की क्या स्थिति है, माने दूसरे की क्या स्थिति है? तो कहा 6 भेद हैं उसके। कैसे 6 भेद हैं? बोले वो क्षयोपशम के निमित्त से होते हैं। क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। देखिए जरा, अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, आगामी का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय रूप क्षयोपशम होने से होने वाला अवधि ज्ञान शेष अर्थात मनुष्य और त्रियंचियों के होता है। शेष का अर्थ जो शेष बच गए। ये शेषाणाम का अर्थ क्या लगाना है अपने को यहाँ? शेष का अर्थ जो बच गए, और जो बच गए में जैसे देवों और नारकियों की चर्चा हो गई, तो मनुष्यों और त्रियंचियों के, ऐसा इसका अर्थ लगाएंगे अपन। क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला 6 भेदों वाला जो अवधि ज्ञान है वो मनुष्यों और त्रियंचियों के होता है, माने देवों के नहीं होता, नारकियों के भी नहीं होता। यद्यपि देवों और नारकियों के भी क्षयोपशम तो होता है, सबका अपना अपना, लेकिन उसमें भाव निमित्त है, और मनुष्यों और त्रियंचियों के होने में क्षयोपशम निमित्त है। समझ आ रही है बात? मनुष्यों कैसे होगी? जिसका जैसा क्षयोपशम होगा। अब क्षयोपशम की परिभाषा तो वही लागू होगी जो अपन गुणस्थान विवेचन में पीछे पढ़ चुके हैं अनेक बार। पंडित जी, क्षयोपशम, हाँ, वो ज्ञान की अपेक्षा है यहाँ, अवधि ज्ञान की अपेक्षा क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा बात है। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। तो जो अवधि ज्ञानावरण कर्म बंधा हुआ है अंदर में, उसका क्षयोपशम होने पर 3 स्थितियां बनती है उसमें। क्या स्थिति बनती है? एक तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के तो उदय का अभाव, और आगामी काल में उदय में आने योग्य हैं उनका सत अवस्था रूप से रहना उपशम, और जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय। क्षयोपशम की परिभाषा ये 3 बातें लागू होती है। यह अत्यंत स्पष्ट है कि क्षयोपशम के दरमियान जिस भी चीज का क्षयोपशम होता है, उस क्षयोपशम के अंतर्गत सर्वघाती का तो उदय नहीं होता और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। बस ये ध्यान रखने योग्य बात। अभी परिभाषा ये जो है, ये उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, और ये आपको भले ही कठिन लगे शब्द, याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। करणानुयोग के मूल शब्द हैं। यदि याद न रहे तो इतना तो हमारे ख्याल में रहना चाहिए कि क्षयोपशम तब होगा जब सर्वघाती का तो उदय नहीं हो, देशघाती का उदय हो। और शॉर्ट में कहें तो कह सकते हैं देशघाती स्पर्धकों के उदय में ही क्षयोपशम होता है।
बस बिल्कुल क्लियर कट, सबसे इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता मैं क्षयोपशम की परिभाषा को। क्या कहेंगे? देशघाती स्पर्धकों के उदय में क्षयोपशम होता है। अब अवधि ज्ञानावरणी कर्म था, उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में ये अवधि ज्ञान नाम का जो ज्ञान है, ये मनुष्यों और तिर्यंचों में से जिसके ऐसी कर्म प्रकृति का उदय होगा, उसके जीवन में, उसकी लाइफ में, उसके ज्ञान में प्रकट हो सकता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, 1 से 3 नंबर तक पैराग्राफ, 321 पेज। शेष ग्रहण से देव नारकियों के अतिरिक्त सभी प्राणी मात्र के अवधि का विधान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि असंगी और अपर्याप्तकों में इसकी शक्ति ही नहीं है। देखो ये बहुत मार्मिक बात कह दी इन्होंने। अब यहाँ ये जो शेष ग्रहण से कह दिया, तो देव और नारकी के अतिरिक्त बाकी प्राणियों के अवधि ज्ञान हो सकता है, तो क्या बाकी में सबके नहीं हो सकता? असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव, असंगी पंचेंद्रिय तक के कोई भी जीव, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों में इतनी शक्ति नहीं है कि अवधि ज्ञान प्रकट हो सके, इसलिए उनके तो होगा नहीं। तो फिर अपर्याप्तक, अपर्याप्तकों में भी इसकी शक्ति नहीं है। तो साहब असंगी तक जीवों में आ ही गए ना अपर्याप्तक, कि नहीं नहीं, अपर्याप्तक जीवों में संगी भी होते हैं, भले ही सैनी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन यदि अपर्याप्तक है तो उसमें अवधि ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है, उसके अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। असंगी जीवों के, असंगी और अपर्याप्तकों में इसकी शक्ति नहीं है। संगी और पर्याप्तकों में भी उन्हीं के जिनके सम्यक दर्शनादि गुणों से अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो गया है। यद्यपि सभी अवधि क्षयोपशम निमित्तक होती है, फिर भी विशेष रूप से क्षयोपशम के ग्रहण करने से यह नियम होता है कि मनुष्य और तिर्यंचों के क्षयोपशम निमित्तक ही अवधि ज्ञान होता है, भाव प्रत्यय नहीं। देखो ये भी जो लाइन इन्होंने कही है, ये बहुत अच्छी लाइन कह दी। यद्यपि सभी अवधि क्षयोपशम निमित्तक होती है। आप समझे इस लाइन का क्या भाव कहना चाहते हैं? ये सभी अवधि मतलब जितने भी अवधि ज्ञान है वो सब क्षयोपशम निमित्तक होते हैं। कोई भी अवधि ज्ञान हो, चाहे देवों का हो, चाहे नारकियों का हो, चाहे मनुष्यों का हो, चाहे त्रियंचों का हो, चाहे सम्यक दृष्टियों का, चाहे मिथ्या दृष्टियों का हो, किसी का भी अवधि ज्ञान हो क्षयोपशम निमित्तक ही होता है। फिर भी मनुष्यों और त्रियंचों में तो सिर्फ क्षयोपशम वाला ही होगा, भाव प्रत्यय वाला नहीं होगा। इसलिए यहाँ मनुष्यों और तिर्यंचों के लिए क्षयोपशम निमित्तक शब्द का प्रयोग कर दिया है। क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम। पंडित जी वो सम्यक दर्शन आदि गुणों क्यों लिया? हाँ, तो संगनी और व्यस्तक में इनके सम्यक गुण। बिल्कुल बिल्कुल, सम्यक दृष्टियों को अवधि ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। माने एक्चुअल में अवधि ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं ना, अवधि ज्ञान की। उनको वो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान तो नारकियों के होता है ना, देवों और नारकियों के, वो तो भव निमित्तक है। देवों और नारकियों के तो विभंग अवधि है जो भव निमित्तक है। यहाँ तो भव निमित्तक की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ तो क्षयोपशम निमित्त वाले की बात कर रहे हैं। तो जो सम्यक दर्शन जिनको होगा उनके ही होगा ये। अरे भाई, मिथ्या दृष्टि जीवों को यदि ऐसा अवधि ज्ञान हो गया तो फिर क्या होगा उसका हाल, आप समझ सकते हैं? क्या करेगा वो? जिसके अंदर में मिथ्यात्व मौजूद है। मिथ्यात्व का मतलब हो गया सीधा सीधा सा कर्तृत्व की मान्यता। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि की जो मान्यता है, जो ऐसा खोटा अभिप्राय है, उसका नाम है मिथ्यात्व। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसा मिथ्यात्व मौजूद है, अब यदि उस व्यक्ति को अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो गया, अवधि ज्ञान यदि उस व्यक्ति को हो गया, तो वो क्या करेगा?
पूरी दुनिया में उथल पुथल करने का प्रयास करेगा वो अपने कर्तृत्व मिथ्या मान्यता के कारण। देखो मैं ऐसा करता हूँ ऐसा होगा, देखो मैं ऐसा कहता हूँ 15 मिनट बाद में ऐसा होगा, लोग उसे भगवान मानने लग जाएंगे और वो अपने इस रिद्धि का या इस क्षयोक्षम का खूब दुरुपयोग करेगा। ऐसा होता ही नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में ही ऐसे विशेष ज्ञान प्रकट होते हैं। ये सब ज्ञान की निर्मलता है ना, तो अंतरंग श्रद्धा की पवित्रता के बिना इस तरह की निर्मलता जीवन में नहीं आती है। माने इस निर्मलता के लिए अंतरंग पवित्रता बहुत जरूरी है। अवधि ज्ञान के लिए तो फिर सम्यक दर्शन की ही बात कही है। मनः पर्यय ज्ञान के लिए तो मुनि होने की बात कही है। अवधि ज्ञान तो फिर चतुर्थ गुणस्थान की बात कही। यहाँ सम्यक दर्शन आदि गुणों से उसका क्षयोक्षम हो गया है। अभी कह रहे हैं जो मनः पर्यय ज्ञान है वो तो छठवां सातवां गुणस्थान, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज उनके जीवन में ही और ऐसी रिद्धि हो, ऐसा क्षयोक्षम हो, तब जाके उनके मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ये जो यहाँ क्षयोक्षम निमित्तक कह दिया और अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोक्षम कहा है वो सम्यक दर्शन आदि गुणों के साथ में कहा है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। देवों और नारकियों की तो इस तरह की कोई परिस्थितियां बनती नहीं है। वो मिथ्यात्व सहित भी हो जाए तो क्या कर लेंगे, वहां तो सबके ही है। मिथ्या दृष्टि के विभंग है, खोटे प्रयास करेंगे हैं, दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सारे ही जीव है ना सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं सॉरी अवधि ज्ञानी, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान से युक्त समस्त नारकी भी है, समस्त देव भी है। इसलिए वहां सम्यक दर्शन आदि का नियम नहीं लगता। इसीलिए ऐसा भी कह सकते हैं विभंग कुमति कुश्रुत और कुअवधि जो है ये हो सकते हैं मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं तो कुमति कुश्रुत को अवधि हो जाते हैं, सम्यक दृष्टियों के होते हैं सुमति सुश्रुत को अवधि होते हैं। पंडित जी हाँ, श्रीमद राजचंद्र का ज्ञान जो था वो अवधि ज्ञान कह सकते, क्योंकि वो अवधि ज्ञान तो कोई मिलने को आते तो नाम से पहचान जाते थे, पहले से बोल देते थे, ऐसा था ना। उनको जो था जाति स्मरण ज्ञान कह सकते हैं, भूतकाल संबंधी उनको, क्योंकि एक्चुअल में जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान में फर्क है। जानते हैं जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ भूतकालीन बातों का जो ज्ञान है। हाँ, भूतकाल का जान सकते, पूर्वाभाव का। हाँ, जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भूतकालीन बातों का ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान तो क्षेत्र के हिसाब से, और अवधि ज्ञान तो आगामी भी हो सकता है, भूतकाल भी हो सकता है, भूत भावी दोनों ही प्रकार की बातें हो सकती है अवधि ज्ञान में। तो अब उन्हें कौन सा ज्ञान था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं वो तो ज्ञानी पुरुष थे, वेद विज्ञानी थे और उनके सम्यक्त्व के संदर्भ में भी कुछ नहीं अपन ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी थे ही, ऐसा कहें अपन तो ठीक है ना। तो उनको अवधि ज्ञान यदि माना जाए वैसे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है अवधि ज्ञान मानने में भी, लेकिन उनके जो प्रसंग दिखाई देते हैं उनको इतने भवों का ज्ञान था, पूर्व इतने भव दिखाई दिए और इस तरह की जो बातें पूर्व भवों का स्मरण हो गया। और शमशान में जैसे किसी व्यक्ति को जलाने के लिए ले जा रहे थे, ये छोटे से बालक थे और नहीं जाने दिया, दूर खड़े रह करके एक वृक्ष पर चढ़ करके इन्होंने देखा, वहाँ तो उसको देख करके इनको पूर्व भवों का स्मरण हो गया। ये परिस्थितियाँ उनके साथ में बनी, इसको जाति स्मरण ज्ञान भी दे सकते हैं, है श्रुत ज्ञान स्वरूप ही। और फिर आगे तो अपने को ये भी पता है कि वो शतावधानी थे, है ना, ऐसे प्रयोग भी करते थे इस तरह के। सब क्षयोक्षम ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप अवस्था ही समझनी चाहिए अपने को वास्तव में, उसमें अवधि ज्ञान नहीं मानना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मगर उसको किसी मिलने को आता था ना, तो कभी मिले नहीं थे, फिर नाम से ही वो बोला, पहचान लेते, नाम से बोला थे कि हाँ आप मुझे मिलने आए हैं करके।
अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी हाँ, तो प्रश्न बहुत मोहब्बत है उसके जीवन में। हाँ हाँ, रीजन भी उनको पता था क्यों मिलने आए हैं, वो भी बात पड़ी है पंडित जी। तो और अगर वो सम्यक दृष्टि थे तो हो सकता है ना, अभी की जो चर्चा आई उसमें अवधि ज्ञान भी। देखिए, यदि किसी मिथ्या दृष्टि जीव को भी अवधि ज्ञान होवे तो हो सकता है, मैं भी आगम के आधार पर बात नहीं करना चाहता, मैं तो अपने उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। तो समझिए आप, होगा तो क्या होगा, वो बहुत, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए किसी मिथ्या दृष्टि जीव को अवधि ज्ञान। मतलब क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को होगा तो उसके लिए अवधि शब्द का प्रयोग किया गया है। मति श्रुताव देव विपर्य आगे ऐसा सूत्र भी देने वाले हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान जो है ये विपरीत भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन वर्तमान समय और वर्तमान काल में ऐसे अवधि ज्ञानियों का सद्भाव ये बहुत दुर्लभ है। शायद कहीं ऐसा भी पढ़ा था कि वर्तमान समय में अवधि ज्ञान होता नहीं है। श्रीमद जी की बात कर रहे हैं, वो मिलने आने वाले की बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं, श्रीमद जी मिलने आने वाले की बात नहीं। श्रीमद जी को जो उसको देख कर पता लग जाता था कि ये व्यक्ति वही है और ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है और किस प्रयोजन से मिलने के लिए आया है, ये बात भी अज्ञान व्यक्ति को देख करके बतला देते थे। ज्ञान की विशेषता समझिए आप, बस और कुछ नहीं। श्रुत ज्ञान में भी अनेक प्रकार की सामर्थ्य होती है, श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य भी कम नहीं है। बोले ज्ञानात्मक है, जैसे रिद्धियां जितनी भी होती हैं उन सब रिद्धियों के अंदर ज्ञान भी रिद्धि है। तो मति और श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी जो जाति स्मरण ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ही ख्याल में आता है तत्काल, तो एकदम अपने को पूर्व भाव की बातें ख्याल में आ गई, जाति स्मरण ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान रूपी है। जाति स्मरण ज्ञान केवल ज्ञान में होता नहीं है, मने प्रिय ज्ञान में है नहीं, अवधि ज्ञान का नाम जाति स्मरण है नहीं, वो श्रुत ज्ञान का ही प्रकार है। हो जाता है, पूर्वाभास कह देते हैं किसी को भी। बहुत सारे लोगों को ऐसे भूतकाल के संदर्भ में भी, भविष्य के संदर्भ में भी बात कह देवे, जान लेवे। ज्योतिष आदि ज्ञान है ना, एक बार अपन ने पहले भी चर्चा की थी। ज्योतिष ज्ञान भी तो जो है वो भविष्य की बातों को जान लेता है, लेकिन अवधि ज्ञान तो नहीं है वो। शायद अपन ने मति श्रुत ज्ञान के प्रकरण में ही पहले ऐसी बात की है, तो हो सकता है महीने 15 दिन 2 महीने पहले की बात हो। उसमें अपन ने ज्ञान कैसे, अनुमान ज्ञान, हाँ कह सकते हैं। अब ये देखिए, मूल में तो अपने ज्ञान 5 ही हैं, मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल। इसलिए अपन इन 5 के दायरे में खड़े रह करके यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, बस। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार का किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। श्रुत ज्ञान की पर्याय समझें उसे। अब फिर वो किस रूप में है, 336 तो मोटे मोटे भेद इन्होंने बतला दिए। असंख्यात लोग प्रमाण भेद पढ़ते हैं, तो कहाँ तक उसके बंटवारे और विभाजन में जाकर के देखें। कुल मिलाकर के बात ये, ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है कि वो भूत भावी बातों को भी जान सकता है, मनुष्यों और तिर्यंचों में भी हो जाता है। अभी तो मनुष्यों की तो अपन फिर सोच पा रहे हैं, तिर्यंचों को ऐसा अवधि ज्ञान होता होगा जो क्षयोपशम के निमित्त से है, तो बेचारे क्या करते होंगे, हो जाता है, तो जान लेते हैं। और अवधि ज्ञान भी जो होता है ये प्रयोग करने पर कार्यकारी होता है। ऐसे ऐसे पिक्चर नहीं चलती रहती दिमाग में, किसी की भी कुछ भी पिक्चर चलती हो। जब विकल्प पूर्वक किसी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कि स्वयं के बारे में, कि दूसरे के बारे में, कि इनके साथ में भविष्य में कैसी घटना घटनी है, ये भूतकाल में कौन थे, इनकी कैसी अवस्था थी, इत्यादि बातों के संदर्भ में जब हृदय में शंका उत्पन्न होती है, तो शंका का समाधान जब विकल्प पूर्वक करते हैं, वो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान के माध्यम से उनकी उन शंकाओं का समाधान हो जाता है। ऐसे देवों और नारकियों की भी यही स्थिति है। नहीं तो क्या चलेगा, क्या दिखेगा। मतलब लोक व्यवहार चलाने के लिए, सामान्य नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए तो मति श्रुत ज्ञान ही चाहिए। अवधि ज्ञान यदि रूटीन में चालू हो जाए
तो फिर तो आदमी पागल ही हो जाए। फिर उसको क्या दिख रहा है, उसको समझ, सामने वाली चीज नहीं दिख रही, भूत की दिख रही है, भविष्य की दिख रही है। गाड़ी कोई रोड क्रॉस कर रहा है मान लीजिए, तो रोड क्रॉस करते समय अब उसको उस गाड़ी आती हुई गाड़ी का वर्तमान दिखेगा कि उसका भविष्य दिखेगा कि उसका भूत दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, कैसे स्थिति बन जाएगी यदि सब एक साथ ऐसे टाइम दिखने लगे तो। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। हाँ, वहाँ पर उपयोग लगा के फिर जानते हैं ना, जो नारकी में और देवों में अवधि ज्ञान है। उपयोग लगा कर क्यों जानते हैं? जब कभी भी किसी भी विषय के संदर्भ में जानना हो तो उपयोग को एकाग्र करते हैं, और उपयोग की एकाग्रता पूर्वक जिस विषय को जानना है उनका क्षयोक्षम कितना है, जितना उनका क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम के दायरे में ही जान पाएंगे, उस मर्यादा में ही जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए भवनवासी आदि की इनकी बात करें। हाँ, यानी वहाँ पर भी सबका अलग अलग होता है क्षयोक्षम, उस हिसाब से मर्यादा जो होती है, अवधि ज्ञान की भी जो मर्यादा होती है ना, आप उस तरह जानते हैं। वो सबका अलग है, सब देवों का अलग अलग है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत है, अपना अपना। हर देव का अपना अपना है, हर नारकी का अपना अपना है। यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों की बात चल रही है, ये तो प्योरली क्षयोक्षम निमित्तक है, हर व्यक्ति का क्षयोक्षम। जैसे मान लीजिए मति और श्रुत ज्ञान के बारे में बात करें अपन, श्रुत ज्ञान से कितनी बातें जान सकते हैं, तो हमने कोई भी उदाहरण लेकर के बतला दिया कि इतनी बात जान सकते हैं। फिर हम पूछते हैं क्या श्रुत ज्ञान से इतनी ही बात जानते हैं सभी लोग, कि नहीं, हर व्यक्ति का श्रुत ज्ञान अलग अलग है। आपका श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम अलग है, मेरा श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम अलग है। जितना आप लोगों का क्षयोक्षम है उतना मेरा नहीं है। जिस प्रकार का मेरा है जिस जाति का, उस जाति का आपका नहीं है। सबका अलग अलग है, फिर फील्ड अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है। कौन से विषय को कितना जाने, किस रूप में जाने, कितनी गहराई तक जाने, कितनी सूक्ष्मता में जाने, कितने असंख्यात लोक प्रमाण भेद है श्रुति ज्ञान के। इसी तरह से अवधि ज्ञान के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। क्षयोक्षम निमित्तक जो है, भाव के निमित्त से तो एक नॉर्मल फैसिलिटी मिल गई कि आपको चलो अवधि ज्ञान मिल गया। अब व्यक्तिगत क्षयोक्षम उसमें कार्यकारी होगा, कौन कितना जान पाएगा। ठीक है, जैसे एक समझ लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने किसी सिनेमा हॉल का टिकट लिया मान लीजिए, तो टिकट मिलने की स्थिति तो सबके लिए बराबर, 300 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है सिनेमा हॉल में। अब सबके लिए टिकट बराबर है, तो जो बराबर टिकट लेकर के अंदर जा कर के बैठे हैं, मान लीजिए 500 रुपये के, जो भी आपके डॉलर में चलती हो स्थिति, 300 रुपये का टिकट लेकर के जो लोग अंदर गए हैं, सबके लिए देखने के लिए समान 3 घंटे की मूवी है, बराबर। ये तो हो गया भाव निमित्तक की बात। जिसने उस भाव में जन्म लिया उन सबको फैसिलिटी मिल गई, सबके लिए, सबने 300 रुपये खर्च किए हैं, सबके इतना तो, क्योंकि भाव में जन्म लेने रूप कर्म तो सबका समान है ना। हाँ। उस भाव में जन्म लेने वाला देव गति नाम कर्म का उदय या नरक गति नाम कर्म का उदय के नरक आयु कर्म का उदय तो सबके चल रहा है, देव आयु कर्म का उदय तो सबके चल रहा है ना। मैंने 300 रुपये खर्च करके थिएटर में तो सब चले गए, बराबर, यहाँ तक तो सब बराबर है। लेकिन अब देखने के पश्चात में किसका कितना उपयोग जुड़ान करेगा और कौन कितना ग्रहण कर पाएगा, किसका कितना स्मृति में रहेगा, अब ये 300 रुपये खर्च करने के बाद में भी सबका अलग अलग है, किसको कितना याद रहेगा। अब भाव निमित्त तक तो कह दिया, एक कॉमन बात बतला दी। अब उसमें किसकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, किसका अंदर में योग्यता पात्रता कितनी है, क्षयोक्षम कितना ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा क्षयोक्षम है वो भाव निमित्त तक के अंदर भी उतनी ज्यादा कैपेसिटी, उतनी ज्यादा मात्रा, उतने ज्यादा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जान सकेगा। भाव निमित्तक में भी, भवन निमित्तक के क्षयोक्षम कितना है। जैसे देखिए भवन वासियों का अवधि क्षेत्र इन्होंने बतलाया जगन ने 25 योजन, 320 पेज पर है, तीसरा पैराग्राफ। 10 प्रकार के भवन वासियों का जगन ने अवधि क्षेत्र कहा 25 योजन। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो भवनवासी में जाकर के जन्म लेगा उसको मिनिमम 25 योजन तक के लिए तो कॉमन बात मिल गई। अब उसके बाद जिसका जितना, सबका अपना अपना क्षयोक्षम के हिसाब से।
कोई 25 योजन की बात को जानता है, कोई 40 योजन की बात को जानता है, कोई 70 योजन की बात को जानता है, कोई 35 योजन की बात को जानता है। तो सब उसका निर्धारण कैसे होगा? कि उसका निर्धारण क्षयोक्षम से होगा। कितना जान पाएगा? ऐसे ही इन्होंने मैक्सिमम की बात कर ली कि साहब इतना जानते जानते कितना तक जान पाएगा? कि उत्कृष्ट कह दिया, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम 25 योजन, मैक्सिमम असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। अब इसके बीच में आपका क्षयोक्षम कार्यकारी होगा वहां उस जगह पर। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट सर्विस लग गई, तो गवर्नमेंट सर्विस किसी व्यक्ति की है, गवर्नमेंट जॉब यदि उसकी है, तो सरकार का कर्मचारी है ना वो। अब सरकार का कर्मचारी तो वेतन कितना मिलेगा उसको? तो सरकार का कर्मचारी है तो उसका वेतन मिनिमम और मैक्सिमम ये बता सकते हैं हम कि नहीं साहब आप तो निश्चित कैसे बतलाएं? जितनी उसकी योग्यता, जितनी उसकी क्वालिफिकेशन, जितना उसके काम करने की क्षमता, उसके हिसाब से उसका वेतन होगा, उसकी सैलरी होगी। तो मिनिमम कितनी मिलती है साहब गवर्नमेंट जॉब में? मिनिमम बतला सकते हैं। कि मैक्सिमम कितनी मिलती है साहब, वो बतला सकते हैं। तो बेटा हमें कितनी मिलेगी ये नहीं कह सकते। ठीक है, देव और नारकियों के संदर्भ में मिनिमम और मैक्सिमम की बात कही है। जगन्य क्षयोक्षम निमित्तक होता है, मतलब बाकी जो मध्यम है वो क्षयोक्षम निमित्तक होता है। चलिए, मनुष्य और तिर्यंचों में भी होता है, हो सकता है। वर्तमान में अवधि ज्ञान का निषेध है, इस तरह की बात मेरे कहीं पढ़ने में आई है, लेटेस्ट में इस तरह का ध्यान आता है मुझे। ये अवधि ज्ञान नहीं होता। लेकिन एक और बात ऐसी पढ़ने में भी आई थी कि वो जो है पंचम काल के अंत में जो मुनि आर्य का श्रावक श्राविका जो होंगे, वीरांगज नाम के जो मुनि होंगे अंतिम, अभी वर्तमान से 18,500 वर्ष बाद में जो होने वाले हैं, उनको टैक्स के रूप में जब एक ग्रास मांगा जाएगा, अपने 3 दिन की आयु शेष जान लेंगे अवधि ज्ञान से। तो वो एक प्रमाण ऐसा मिला, जिस प्रमाण में ऐसा था कि ये अवधि ज्ञान होता है, और एक प्रमाण ऐसा मिला कि जिसमें था कि ये अवधि ज्ञान नहीं होता है। फिर अब जो जैसा हो व्यक्तिगत चीज़ है, इंडिविजुअल है, ये हो चाहे न हो, कुल मिलाकर के बात ये है, क्षयोक्षम की चर्चा चल रही है। मनुष्यों और तिर्यंचों में सद्भाव होता है, वर्तमान की बात अपन छोड़ देवे। मनुष्यों में भी हो सकता है, तिर्यंचों में भी हो सकता है, उसे भाव प्रत्यय नहीं कहेंगे, उसे क्षयोक्षम मिल सकता है। ठीक है। अब रही बात अपने को प्रकट करने की, तो अपने को मैं कल ही कह चुका हूँ ये बात। ये तो क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम में क्या दम है? का क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि, थोड़े समय में मिथ्या दृष्टि दिखता है। अभी का क्षयोक्षम ज्ञानी विशेष नहीं, थोड़ी देर बाद में ही क्या हो सकता है? अधोगति में जा सकता है, ज्ञान भंग हो सकता है, स्मृति भंग हो सकती है उसकी। तो इस क्षयोक्षम ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाने की अपेक्षा ज्ञान की निर्मलता की ओर हमें अपना उपयोग लगाना चाहिए। आगामी पैराग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ मैं, 4 नंबर पैराग्राफ। अब आगे जो ये बातें कह रहे हैं, ये बातें थोड़ी सी मतलब हो सकता है आप लोगों को सुनने में नीरस जैसी लगे, क्योंकि इनकी जो बातें कही है सब कर्णानुयुग की बातें हैं, गणित की बातें हैं, कितना किसका क्षेत्र, कितना किसका विषय। अपन पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा तो थोड़ा रुक लेंगे, और मज़ा नहीं आएगा तो आगे बढ़ लेंगे। अपन म्यूजियम देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? कहीं किसी भी क्षेत्र पर जहाँ हम जाते हैं, कहीं कुछ सीखने के लिए अच्छा लगता है तो कुछ देर रुक लेते हैं, और अच्छा नहीं लगता है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवधि ज्ञान के अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 भेद हैं। ये तो हो गए इनके नाम जो अपन लोगों को याद रहने चाहिए। ठीक है। अनुगामी, अननुगामी, अपन देखते हैं 3 करोगे तो 6 हो जाएंगे। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, इसका अपोजिट होता है हीयमान, अवस्थित,
उसका अपोजिट अनवस्थित। ये 6 भेद है। कोई अवधि सूर्य प्रकाश की तरह पीछे पीछे भवांतर तक जाती है। देखो आप, कोई अवधि, ये अनुगामी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कैसी अवधि है? वो सूर्य के प्रकाश की तरह है, चलता रहेगा साथ साथ में उसका, जहाँ तक वो आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसके पीछे पीछे उसका प्रकाश भी चलता रहेगा भवांतर तक। अभी कोई अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, वो अवधि ज्ञान अगले भाव में भी वो अगले भवांतर तक चली जावे। कोई वहीं रुक जाती है। कहाँ रुक जाती है? कैसे रुक जाती है? जैसे मूर्ख का प्रश्न, आचार्य देव भी क्या जवाब देते हैं, कैसे तर्क दिए उठाए उन्होंने। आगामी भाव तक जाने वाली अनुगामी कौन सी है? सूर्य प्रकाश का उदाहरण दिया। वहीं रुक जाती है, वो कौन सी है? मूर्ख का प्रश्न। और कोई अवधि सम्यक दर्शनादि गुणों की विशुद्धि के कारण पत्तों में लगी हुई अग्नि की तरह असंख्यात लोक तक बढ़ती है। वर्धमान अवधि ज्ञान बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ जाता है? सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण। उदाहरण क्या दिया? पत्तों में लगी हुई अग्नि की तरह बढ़ता चला जाता है। एक पत्ते में अग्नि लग गई तो दूसरे में, तीसरे में, जंगल में लगी हुई अग्नि की तरह बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं वो। ये वर्धमान के लिए उदाहरण दिया। और कोई अवधि ईंधन रहित अग्नि की तरह अंगुल के असंख्य भाग तक कम हो जाती है। क्या कह रहे हैं? कोई अवधि कैसी है? जो ईंधन रहित अग्नि की तरह धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। वो क्या कहलाएगा? हीयमान, घटता हुआ। अनुगामी जो साथ साथ में रहे, अननुगामी जो साथ में न रहे, वर्धमान जो बढ़ता रहे, हीयमान जो घटता रहे। 4 हो गए। अनुगामी साथ साथ में चलने वाला, कहाँ तक चलने वाला? पर भाव में जाने वाला, अगले भाव में जाने वाला, जो साथ में चला जाएगा, ऐसा वो अनुगामी हो गया। अननुगामी क्या? यहाँ अवधि ज्ञान हुआ है तो यहीं छूट जाएगा। इन्होंने मूर्ख के प्रश्न की बात कही है। मूर्ख व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया है, अब वो प्रश्न बस प्रश्न करने तक ही खत्म हो गया, बस ये नहीं चलेगा वो। अननुगामी के लिए इन्होंने मूर्ख के प्रश्न का उदाहरण दे दिया। मूर्ख के प्रश्न का क्या जवाब दे, कितना चलेगा? अच्छा, मूर्ख ने कोई प्रश्न किया है तो उसके साथ में चर्चा वार्ता कितनी देर तक चल सकेगी? आर्ग्यूमेंट कितनी देर तक चलेंगे? खत्म। समझदार आदमी तो आगे बढ़ता ही नहीं है। चैप्टर क्लोज। देखिए, तीसरा और चौथा भी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। पत्तों में लगी हुई अग्नि का और ईंधन रहित अग्नि का, वर्धमान और हीयमान के लिए। कोई अवधि ज्यों की त्यों स्थिर रहती है, न कम होती है और न बढ़ती है, जैसे कि तिल आदि चिन्ह। वाह, ये कैसा उदाहरण दिया है। तिल आदि जो चिन्ह है शरीर पर, शरीर के अंगों पर कहीं जो तिल आदि चिन्ह यदि कहीं है तो कहते हैं ये कभी घटते नहीं है, कभी बढ़ते नहीं है। ठीक है ना? ये किसके बढ़ने का मतलब? उसके साइज आकार आदि बढ़ने के संदर्भ में बात है किसी भी प्रकार से। बाकी नए उत्पन्न हो जाते हैं, वो अलग मैटर है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कौन सा वाला भेद बतलाना चाहते हैं? अवस्थित। अवस्थित का मतलब घटे भी नहीं और बढ़े भी नहीं, एज इट इज रहे, जैसा प्रकट हुआ था वैसा का वैसा मेंटेन है। उस मेंटेन अवधि ज्ञान को हम कहेंगे अवस्थित नाम का अवधि ज्ञान। फिर अनवस्थित क्या चीज है? कि वायु से दोलित जल की लहरों की तरह कोई अवधि घटती भी है और बढ़ती भी है। अनवस्थित। अवस्थित शब्द का प्रयोग स्थिरता के अर्थ में है, अवस्थित। और अन अपोजिट कर दिया उसको, अनअवस्थित स्थिर नहीं है।
तो स्थिर नहीं है तो कैसे क्या कहेंगे, किस प्रकार का होगा वो। हवा के प्रभाव से लहरें उठती हैं, कभी बहुत ऊपर तक उठ जाती हैं, कभी नीचे तक चली जाती हैं, कभी नहीं उठती हैं, कभी घटती बढ़ती रहती है, कम भी हो जाए कभी ज़्यादा भी हो जाए। पिछले वाले में ये कहा था कि कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, लेकिन इसमें यदि अपन अंतर करें ना हीयमान और वर्धमान से, तो आप ये कह सकते हैं कि साहब हीयमान में अकेला घटता ही घटता है, वर्धमान में अकेला बढ़ता ही बढ़ता है, और ये जो अनवस्थित कहा है इसमें घटना और बढ़ना दोनों चलता है, इसलिए अंतर है। किसी व्यक्ति को अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, अब अवधि ज्ञान प्रकट हो जाने के पश्चात यदि उसका अवधि ज्ञान आज जितना था, जितनी मर्यादा में, वो कल और ज़्यादा बढ़ गया, फिर और ज़्यादा बढ़ गया, फिर और ज़्यादा बढ़ गया, फिर और ज़्यादा बढ़ गया, तो हम उसे नाम देंगे वर्धमान नामक अवधि ज्ञान। क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला वर्धमान अवधि ज्ञान है वो। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था ना वर्धमान, निरंतर वृद्धिंगत जो हो उसका नाम है वर्धमान। और कोई अवधि ज्ञान प्रकट होने के बाद में धीरे धीरे घटता ही जाए, घटता ही जाए, घटता ही जाए, कमी होता जाए, तो उसे क्या नाम देंगे हम? तो उसके लिए हम हीयमान शब्द का प्रयोग कर देंगे। कोई ऐसा कह सकता है कि जब वर्धमान और हीयमान नाम के अवधि ज्ञान है अलग से, तो फिर अनवस्थित की क्या जरूरत है? तो कहा नहीं, अनवस्थित एक अलग प्रकार की क्वालिटी है। अनवस्थित नाम का अवधि ज्ञान एक अलग क्वालिटी है, अलग प्रकार का क्षयोक्षम है। इस क्षयोक्षम में क्या स्थिति बनेगी कि कभी तो क्षयोक्षम एकदम घट गया और कभी एकदम बढ़ गया। अभी इसको जैसे अवधि ज्ञान के अंदर अनवस्थित शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे ही आप अपने श्रुत ज्ञान में अनवस्थित शब्द का प्रयोग करके देखें। तो अपनी बुद्धि से चले ना, तो श्रुत ज्ञान में अनवस्थितपना किस प्रकार से होगा? कभी कोई चीज तो फटाफट याद हो जाती है और कभी कोई चीज 10 बार याद करने पे भी याद नहीं होती है। कोई चीज से याद की हुई हम बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और कोई चीज अभी याद की हुई भी 2 मिनट बाद में भूल जाते हैं। ये अनवस्थित जैसी स्थिति दिखेगी। ख्याल में आ रही है बात? यद्यपि ये सब क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाले जो ये बातें हैं, ये सारी की सारी बातें अवधि ज्ञान के संदर्भ में कर रहे हैं अपन। मैंने तो श्रुत ज्ञान के संदर्भ में उदाहरण देकर के बतलाया है। श्रुत ज्ञान भी क्षयोक्षम निमित्त की है। कभी हमारा क्षयोक्षम कितना हो, कभी कितना हो, कभी किस जाति का हो, किस लेवल तक हम उस बात को याद रख सकते हैं, बहुत जटिल बात थी। कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत कठिन बातें होती है वो याद रह जाती है, और जो बहुत सरल बात होती है वो याद नहीं रहती। पंडित जी, हाँ, तो ये अनुगामी अवधि ज्ञान है वो भी तो सम्यक दर्शन आदि गुणों की तरह ही है ना ऐसे? हाँ बिल्कुल इसी प्रकार का समझ। ये ज्ञान है, ज्ञान का क्षयोक्षम है इस प्रकार का जो साथ में चला जाता है। मैं इसको इस प्रकार का कह सकता हूँ अनुगामी के संदर्भ में कि जैसे कोई देवगति के जीव हैं, उनको कोई अवधि ज्ञान प्रकट हुआ और वो अवधि ज्ञान साथ में लेकर के ही उन्होंने जन्म ले लिया मनुष्य भाव में, तो अनुगामी है ना जो अगले भाव तक साथ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए गर्भ अवस्था में ही बाल तीर्थंकर के जीव मति श्रुत और अवधि 3 ज्ञान के धारी होते हैं, हम सब जानते हैं ये बात। गर्भ से 3 ज्ञान के धारी होते हैं ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ गर्भ से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, इसका मतलब गर्भ में अवधि ज्ञान प्रकट होता होगा कि नहीं? गर्भ में प्रकट नहीं होता, वो अवधि ज्ञान तो पहले प्रकट हुआ था पिछले भाव में, उसको साथ में लेके आ रहे हैं, वो अनुगामी है। जो देवगति से आए हैं ना, देव और तीर्थंकर बनने वाले। हाँ, फिर प्रगट कब होता है जो गर्भ में लेके आते हैं? उसकी कोई आयु में इसी भाव में 8 वर्ष के बाद नहीं, लेकिन जो करंट भाव में आए हैं, जो देव है और फिर मनुष्य बनकर आए हैं और गर्भ में ही तीनों है,
फिर प्रकट हाँ। तब नहीं होता है, तो प्रकट कब होता है? 8 साल के बाद, नहीं। यानी जो हाँ देखिए, प्रकट नहीं होता है का मतलब तो मैं ये कह रहा था कि गर्भ में किसी जीव को जो पिछले भव से नहीं लाए हो, तो गर्भ में नया उत्पन्न नहीं हो सकता। ये हाँ। भाव है मेरा कहने का। और कोई ये जीव अभी को आपने पिछले भव जो में बात की, वो उसकी तीर्थंकर के व्यक्तता बारे में तो बात। फिर होती है। वहाँ देखिए, वहाँ भी कर सकते हैं, गर्भ में रहते हुए भी अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। 2-3-4 वर्ष के बालक भी अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए उन प्रयोग संबंधी की यहाँ शंका नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, इस तरह से अपन ने यहाँ अवधि ज्ञान के जो 6 भेद हैं जो शिवक्षम के निमित्त से होते हैं, उनकी चर्चा को पूरा यहाँ पढ़ा है। अब इनमें मर्यादा आदि के संदर्भ में जो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि आदि के जो भेद किए गए हैं, उसकी विस्तृत चर्चा है। अपन इसको फिर अपेक्षित विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप लोग बोलिए। धन्यवाद। ठीक है जिनवाणी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नु सदा देत हूँ रूप, सदा देत हूँ। 9 बार